ओके ठीक है। तो आपने 10th क्लास में भी ये वर्ड सुन रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुना था क्या 10th क्लास के एनसीईआरटी में जब आपने पढ़ा होगा? यस सर। मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी मोटर, एसी जनरेटर, यस कुछ सर। इस तरह की चीजें 10th क्लास में पढ़ा होगा। जब 10th क्लास की मैग्नेटिज्म पढ़ी थी आपने, तो वहां पे फैराडेज लेफ्ट लॉ, सॉरी फैराडेज बोल रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कुछ इस तरह की चीजें आपने पढ़ी थी वहां पे। यस सर। रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। तो वहां पे एक टर्म और आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो क्या होता है जरा मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज दिस? कुछ भी जानते हो तो जरा मुझे बताइए ताकि देखें क्या है मसला। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर वहां से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वेरी गुड, ईएमएफ इंडक्शन। अब देखिए दो टर्म्स आपने बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ। तो फ्लक्स भी हम डिफाइन कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ में, याद आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, कि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करिए एरिया वेक्टर के साथ। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दे एरिया वेक्टर के साथ तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ क्या चीज होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यस सर। ठीक है, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी हम जानते हैं। तो अब देखिए इन्होंने बोला तो एक चीज है कि सर 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अपने आप में इसके बोलने को तो इन्होंने एक लाइन बोल दी, लेकिन डोंट यू थिंक इसमें तीन पूरा टर्म इन्वॉल्व है। पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा क्या ईएमएफ, और ये बहुत ही ब्रॉड और डिटेल्ड टॉपिक्स है। फाइन बेटा, ठीक है। यस। चलो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई और स्टूडेंट मुझे एग्जांपल दे सकता है जहां पे ईएमआई का इस्तेमाल हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल हो रहा होगा? शॉर्ट में ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई और बताया जरा। टरबाइन घूमती है और वहां से करंट पैदा होता है। कहाँ पे? वो टरबाइन घूमती है, वाटर गिरता है वो ऊपर से, हाइड्रो पावर प्लांट। टरबाइन घूमते, मतलब आप कह सकते हैं जनरेटर जो होता है, जनरेटर है। यस सर। जनरेटर। कोई और बता सकता है, कोई और एप्लीकेशन? आपने टरबाइन तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे बता सकता है अपने आसपास घरों में उसने देखा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन? इंडक्शन कुकर जो कॉम्ब होती है ना, जब हम उसको अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तब भी होता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बेटा, वो अलग चीज होती है। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसफॉर्मर्स, वेरी गुड। और दूसरा एग्जांपल आपने क्या बोला था उससे पहले? इंडक्शन कुकर। बिल्कुल, वो भी उसी इंडक्शन कुकर जो फ्लैट फेस वाला होता है। किसी ने बोला वॉशिंग मशीन और मोबाइल। मोबाइल के अंदर भी होता है जी, बिल्कुल। कोई वॉशिंग मशीन बोल रहा है, वॉशिंग मशीन कैसे हो गया? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होता है, लेकिन कैसे वॉशिंग मशीन में कैसे हो जाता है? सर उसमें एसी जनरेटर होता है। अरे वाह, कैसे होता है, क्या काम करता है वो एसी जनरेटर? सर इतना थोड़ा बहुत याद है मुझे। अच्छा सर, इतना मत पूछो, थोड़ा सा बताया तो आप तो पूरा पूछने लगे। सर चलिए खैर, बिल्कुल। और कुछ? चलिए ठीक, वेरी गुड। बहुत आसान चैप्टर बेटा, इसमें मैं टॉपिक्स गिनाऊं तो देयर आर ओनली 2-3 टॉपिक्स, 3 टॉपिक में पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। पहला तो है क्या, फैराडेज लॉ। आप लिखते रहिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ और फैराडे लॉ कंबाइन करके खूब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, उसके बाद हमें आएगा मोशनल ईएमएफ आएगा। मोशनल ईएमएफ के बाद, ये भी बहुत आसान टॉपिक, छोटा टॉपिक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं ईएमएफ। और इसके बाद हमारे पास मोशनल ईएमएफ के बाद एक नया टर्म आता है इंडक्टेंस। एल से ये टर्म आएगा इंडक्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नई चीज आपने शुरुआत की। जैसे 10th क्लास में जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ पढ़ने के बाद एक नई चीज इजाद होती है, एक नई टर्म आप जानते हैं जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, है ना? ऐसा है क्या? 10th क्लास में जब पहली बार आपने ओम्स लॉ पढ़ा तो वहां पे एक नई चीज आप जानते हैं क्या, इंडक्टेंस। उसी तरह फैराडेज लॉ पढ़ने के बाद कंडक्टर्स की एक नई प्रॉपर्टी आप जानेंगे विच इज नोन एज व्हाट, इंडक्टेंस। तो सर्किट के, किसी भी सर्किट, मेटालिक सर्किट, कंडक्टिंग सर्किट के रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। कैपेसिटेंस आपने पीछे पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। और नया क्या पढ़ लिया आपने, एल का इंडक्टेंस। तो ये आप जानते, ये आप अभी जानोगे। तो कहते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी सर्किट। सर आप एक बार हमारा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा।
अच्छा ठीक है, बिल्कुल करा दूंगा मैं थर्सडे को। तो मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व कराना है, तो आप जो है नितिन सर से कहिए कि मुझे वो मॉडल टेस्ट पेपर भेज दें। ओके राधिका? यस सर। आप उसका मॉडल टेस्ट पेपर का फोटो या जो भी पीडीएफ वॉट एवर इट इज, और ताकि मैं उसका पीडीएफ बना लूं और पीडीएफ बना के स्क्रीन पे शेयर कर सकूं, ठीक है? यस और सर। मैं देख लूं क्या क्वेश्चन कराना, तो आप उसको नितिन सर से कह के। तो बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी सर्किट, व्हाट आर आरएलसी बोलते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। इंडक्टेंस पढ़ने के बाद बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और इंडक्टेंस में 2 तरह के इंडक्टेंस पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे सेल्फ वाला और दूसरा पढ़ेंगे म्यूचुअल। याद रखिएगा ये 5-6 चीजें आप पढ़ेंगे, सेल्फ पढ़ेंगे और म्यूचुअल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आप सर्किट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सर्किट क्वेश्चन, बस चैप्टर कंप्लीट। अरे वाह सर, ये तो बड़ा मजा आ गया, व्हाट अ इजी चैप्टर। ठीक है, ओके ओके राइट। तो चलते शुरुआत करें चैप्टर की। यस सर। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले ये किसने बताया था, बिफोर सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 इंडिपेंडेंट चीजें हुआ करती थी। वो कौन सबसे पहली बार किस बंदे ने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है? कौन था वो? वेरी गुड, उस पे याद होगा। तो उसने, और उसके बाद ओस्टेट ने ये देखा कि अच्छा मूविंग चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हो गई। यस सर। ओस्टेट ने ये बता दिया कि भाई करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो ये जब बात हुई प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, तो फैराडे नाम का एक बंदा था, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे। उसने जब इस बात को पढ़ा और सुना, तो उसने सोचा यार क्या उल्टा हो सकता है कि करंट अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? उसके दिमाग में क्या सवाल आया कि इफ रिवर्स पॉसिबल, क्या उल्टा पॉसिबल हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके करंट पैदा कर दें? ये उसके दिमाग में एक थॉट आया। क्या आया बेटा? एक थॉट। अब उस थॉट को उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, और कुछ भी बड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा सब्र चाहिए होता है, और बड़ा काम करना छोटे लोगों का काम नहीं होता है ना, बड़ा काम करने में चैलेंजेस। तो इट टुक इयर्स, सालों लग गए इस बंदे को इस चीज को ढूंढने में, और ये हर बार नाकाम होता रहा। लेकिन नाकामी के बावजूद भी ये थका नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अपनी पढ़ाई पर, अपने जो एफर्ट पे पूरा भरोसा था। अगर आपको अपने पढ़ाई पे, अपने एफर्ट्स पे भरोसा नहीं है ना, तो आप बहुत जल्द दम तोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो लाइक मी, अगर वो हिम्मत हार रहा है तो कहीं नहीं, उसे भरोसा नहीं है कि नहीं बेटा? यस। मान लेते हैं कि आप रेगिस्तान में चल रहे हैं और आपको प्यास लगी है और पानी पीना है, तो अगर आपको यकीन हो कि भाई सामने जो है पानी है, तो आप वहां पे किसी ना किसी तरीके से पहुंचोगे, थक जाओगे तो भी पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिल में शक पैदा हो जाए या फिर श्योरिटी ना हो कि यार पता नहीं पानी है भी या नहीं है, तो क्या आप बहुत जल्द हिम्मत हार जाओगे? नो सर। अगर आपको, है ना, तो बस यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव बिलीव ऑन योर विंग्स, अपने परों पर भरोसा रखना, तभी उड़ पाएंगे बेटा। अगर परों पे शक हुआ पैदा, तो फिर आप तो उड़ने वाले नहीं थे, बीच में पक्का गिरोगे। समझ में आई क्या बात? यस तो सर। माइकल फैराडे बंदा ऐसा था जिसको पूरा भरोसा था। और एक और बात बता दे, बहुत बड़ी बात, कि भरोसा, मान लो एक भरोसे के साथ साथ एक एटीट्यूड भी होना चाहिए। एटीट्यूड ये कि चलो ठीक है, नाकाम हो गए तो क्या हुआ, बहुत कुछ सीखने को तो मिला। समझ में आई बात क्या? यस सर। दो एटीट्यूड से, ये 2 एटीट्यूड हैं जो आपको कभी जिंदगी में थकने नहीं देंगे। पहला तो ये कि अपने उस रास्ते पे पूरा भरोसा होना अपने ऊपर, ठीक है। भरोसा नहीं तो नहीं कर पाएगा, चाहे वो। दूसरा ये कि ये एटीट्यूड होना कि ठीक, रिस्क वाला एटीट्यूड। रिस्क का समझते हैं कि ठीक है यार, क्या होगा, पूरा एफर्ट लगाएंगे, नहीं होगा क्या होगा, देख लेंगे, उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे लाइफ में। ये 2 एटीट्यूड कर लिया तो बस उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो माइकल फैराडे एक ऐसा बंदा था जिसने इस बात को सोचा और उसको यकीन हुआ
और उसने करना शुरू कर दिया। फाइनली क्या हुआ बेटा, उसने एक्सपेरिमेंट किया, सालों बाद उसे एक बात पता चली, यस इट इज पॉसिबल। और इस बात ने जो है पूरी दुनिया को आज जो है बदल के रख दिया, क्योंकि आपको पता है आपकी हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। Yes, sir. सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं क्या करते हैं? Sir, लाइट चलाते हैं। पक्का? मैं लाइट तो सुबह उठ के कौन लाइट जलाता है बे? अलार्म सुबह तो बंद लाइट बंद कर, सुबह तो अलार्म लाइट बंद करती है, सर अलार्म ऑफ करते मतलब हैं। मोबाइल यूज बंद करते हैं। करते हैं। मोबाइल किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या करते हैं? फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं। अरे फिर तो उठते होगे। नो सर उठ जाते अच्छा, हैं। उठ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं उठने के बाद? सर गीजर ऑन करते हैं। क्या करते हैं? गीजर ऑन। गीजर ऑन कर लेते हैं। अच्छा, वो किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप वॉशरूम भी तो जाते होगे कि बिना वॉशरूम के रहते हो? वॉशरूम में पानी की जरूरत पड़ेगी, गर्मी में कौन करेगा गीजर ऑन? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, इसका कौन सा मामला है, क्या पूरे साल भर गीजर ही ऑन करता है क्या? खैर, ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देखेंगे वो भी मोटर पे बेस्ड है, वो पानी कनेक्ट होता है, वो भी आपका जो पंप होता है पानी, एवरीथिंग इज बेस्ड। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते आज के जमाने में। तो ये माइकल फैराडे का जो है कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया उसके बारे में पूरी डिटेल। व्हाट ही डिड बेसिकली, ही टुक अ कंडक्टिंग कॉइल, मतलब मेटल का एक कॉइल लिया उसने, मेटालिक कॉइल। चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी आ गई, देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी तो आप मेरा शक्ल नहीं देख पा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो मेरा शक्ल देख। यस सर। तो व्हाट ही डिड बेसिकली, ही टुक अ कंडक्टिंग कॉइल और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। आई होप यू नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। यस सर। और उसने क्या किया, मैग्नेट को, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट उसने एक बार में कर दिया था, पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन करना होता है। मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन। उसने क्या किया, मैग्नेट को 10th क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा, जब उसने आगे पीछे किया तो उसने देखा कि जब मैं मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा हूँ तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब करंट पैदा हो रहा है। और जब मैग्नेट को रोक दे रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, तो उसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा है। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ उसका, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। यहाँ से उसने एक कंक्लूजन निकाला 4 की, इसका मतलब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती है। जब मैं आगे पीछे कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ क्या? यस सर। ठीक है। अगर मैंने मैग्नेट को रोक दिया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गई। यस सर। ओके, तो यहाँ से उसने कुछ हिंट मिला, उसे ये हिंट मिला कि इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ यानी करंट पैदा किया जा सकता है, और वो करंट तभी पैदा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड उस लूप की चेंज हो रही होगी, क्योंकि अगर हमने रोक दिया मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। फाइन, बैकग्राउंड से। तो उसने कहा अच्छा चलो यार, इस बात को वेरीफाई करने के लिए उसने एक और काम किया। व्हाट डिड, उसने 2 कॉइल लिए। ही टुक 2, इन्होंने 2 कॉइल लिया, और व्हाट ही डिड बेसिकली, ही टुक अ कॉइल एंड अनदर कॉइल। ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, और इसमें क्या लगाया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने लगाया वेरिएबल करंट, यानी करंट को क्या किया उसने, वेरिएबल। तो जब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर मैं करंट चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। यस सर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉइल 1 मान लूं, इसको कॉइल 2 मान लूं, तो जब जैसे उसने करंट दिया तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकली, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कॉइल से जाके लिंक हो गई। अच्छा, अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। तो उसने क्या देखा कि अगर करंट कांस्टेंट है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसने कॉइल 1 का करंट चेंज किया तो उसने देखा कि कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। तो कुछ लिंक मिल रहा है। उसने कहा अच्छा बात ये है वो कि जब हम करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कॉइल 1 की,
और जब कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो जो कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही है, तो करंट पैदा होगा। यही बात उसने इस वाले लेफ्ट वाले फिगर में देखा था कि जब हमने मैग्नेट इस बार मैग्नेट को एक जगह रख दिया तो कोई करंट नहीं मिल रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा बेटा, देयर विल बी नो ईएमएफ, नो करंट। लेकिन जब उसने मैग्नेट को मूव करना शुरू किया तो उसे क्या पता चला, अच्छा अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दीस वर्ड्स। Yes, sir. Okay. यस, एम ए ऑडिबल बेटा, एम ए ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो आई होप आपको Yes, ये sir. माइकल फैराडे का कंक्लूजन समझ में आया, मैं लिखूंगा बाद में। सो माइकल फैराडे का कंक्लूजन ये हुआ, और उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना मैग्नेटिज्म के जरिए। इलेक्ट्रो व्हाट नेम ही गिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Induction. तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन समझ में आया माइकल फैराडे का कि Yes, किसी भी sir. कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिज्म के जरिए करंट तभी पैदा किया जा सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। बताइए, what is the condition? The magnetic field of the conductor should be constant or it should be variable. तो यार Sir, variable. वेरिएबल है ना, बस ये मैं सुनना चाह रहा हूँ, ये एक कंक्लूजन तो ये है। ठीक है, एक और यहाँ से बहुत सारी चीजें करने के बाद, तो बेसिकली दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द माइकल फैराडे। एक और चीज उन्होंने देखी कि अगर हमने एक चीज तो ये देखा, दूसरा उन्होंने ये देखा कि अगर मैं मैग्नेट की स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो करंट का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाएगा उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। तो दो फैक्टर्स मिल गए, एक तो जितना, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, लूप को बड़ा कर दिया। जब लूप को बड़ा किया इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी बेटा। Yes, समझ रहे? sir. तो उन्होंने देखा कि जब मैं लूप को बड़ा कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी बढ़ गई, अगेन व्हाट हैपेंस नाउ, अब करंट का डिफ्लेक्शन बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा हो रही है। अगर उन्होंने लूप को फिर छोटा किया तो उन्हें पता चला यार करंट का डिफ्लेक्शन कम हो गया। ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन है मैं उसको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ which is known as magnetic flux। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लेते, फिर ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेते। मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा जिसको phi b लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। और अगर आपका वेरिएबल है तो जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी, याद आ रहा है कुछ, क्या गॉस लॉ में हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था, अब ये Yes, बोलना नहीं से याद नहीं आ रहा, बी Yes, sir. डॉट, ओके, और एरिया वेक्टर याद है ना, एरिया वेक्टर। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल आई टुक दिस एरिया वेक्टर, ये हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, और मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो थीटा कितना हो गया बेटा, 90. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बी ए cos 90 Yes. 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें, ओके, और अगर हम मान लें कि इस तरह से फिगर है, फॉर एग्जांपल इस तरह, आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसका यूनिट क्या होता है, वीबर होता है। Yes, sir. ओके, एक तो हो सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, और इसको हम वीबर के बराबर भी बोलते हैं, WeB वीबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वीबर, साइंटिस्ट का नाम है जस्टिन वीबर, नहीं वीबर है ये, और दूसरा है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी हम टेस्ला को लिखते हैं वीबर पर मीटर स्क्वायर, फाइन। तो हम कभी कभी ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कभी कभी बोल देते हैं इसको, और ये क्या, फ्लक्स डेंसिटी बोल देते, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से डिवाइड कर दिया, राइट। तो कभी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड को बी को फ्लक्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी बोल देते हैं। तो बहुत बार आपको देखेंगे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल देगा, तो मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, वीबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। अच्छा, दूसरा मैं डायग्राम बेटा अगर बनाऊं, ये मान लो हमारे पास से,
तो इसका एरिया वेक्टर तो ये आ जाएगा। और हम मान लें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ गई, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, हाउ मच थीटा, 0 0 डिग्री, Zero. ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, वो जाएगा P A cos 0, फाइन, cos 0 बनता है। सो ये इंफॉर्मेशन हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके, सेम वही चीज है जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ा था। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है बेटा, यस सर नोट करते चलिए। यस सर अच्छा, अभी मैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा बाद में, पहले आप ये चीज जो है लिखते रहिए अपने साथ। यस सर हो गया। ठीक है, फाइन। आप देखिए कि मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर मैं फैराडेज लॉ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ट्राई टू टेल मी द आंसर। टोटल फ्लक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बताना आपको, ये एरिया है और ये डायग्राम मेरे का 3 फिगर, 1 2 3, तीनों फिगर का मुझे टोटल फ्लक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बेटा 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, 2 एंगल होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, याद आ रहा है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यस सर ठीक है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तीनों पार्ट का मुझे आंसर बताएं। मैग्नेटिक सॉरी इट वाज म्यूटेड, मैं बोल रहा था वहां, ओके सॉरी मैं बोल रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स और वाई, और एरिया वेक्टर दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट करके मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ कि क्या होगा तीनों का आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ऑल। ओके, क्या हुआ आप लोग सन्नाटा क्यों भाई, इतना आसान है बेसिकली। यार ये बताओ यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में है। Yes, sir. इसका एरिया वेक्टर अच्छा एरिया दे रखा एस, एरिया एस है, तो क्या एरिया वेक्टर मेरे पास इसका एस के कैप मिल जाएगा क्या। Yes, sir. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा इसका, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले केस का एरिया वेक्टर तो मुझे मिल गया एस के कैप मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यू नो हॉरिजॉन्टल के एक्स के अलोंग, तो बी एच आई कैप प्लस बी वे माइनस जे कैप, नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, लाइक
माइनस पीवी जे कैप। अब फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है बेसिकली बी डॉट ए। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो क्या करते हैं? आई को आई से, जे को जे से, के से करते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 0 आ जाएगा कैश कैंसिल, क्योंकि इसमें आई है ही नहीं, एरिया वाले में आई है ही नहीं और जे भी Yes, नहीं sir. है। तो एरिया अच्छा। अब वैसे भी देख लीजिए बेटा आप कि हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट का, अगर हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट देखें तो ये BH हो गया। कितना थीटा बना रहा है? 90 बना रहा है क्या? तो cos 90 0 हो गया। और वर्टिकल वाला देखें तो कितना बना रहा है? ये भी 90 बना रहा है। तो दोनों कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या 90 डिग्री बना रहे हैं? Yes, sir. तो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट केस? 0 हो गया। फर्स्ट केस का Zero. फ्लक्स, ठीक है। जरा दूसरा केस देखिएगा, बी वाला। बी वाला अगर मैं देखूं तो मेरे पास दिख रहा है एरिया वेक्टर, जरा बताइए क्या होगा? उसका एस हो गया और डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस का नाम है, तो आई कैप लिख दे। Yes, sir. Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड तो वही दिख रहे हैं मुझे, BH आई कैप, सॉरी प्लस माइनस होगा, नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। पीवी नीचे की तरफ को माइनस मान दिया, पीवी जे कैप। अब देखिए आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम। एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ? एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये S इंटू BH हो जाएगा। बोलिए सही है? Yes, sir. तो Yes, क्योंकि आई का sir. और जे वाला तो 0 हो जाएगा, जे वाला 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी S इंटू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जरा यहाँ पे देखता हूँ, वाला तो इधर हो गया, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। और वर्टिकल वाला नीचे है, तो वर्टिकल वाले से कितना एंगल बना रहा है? 90. 90। cos 90 0, यानी वर्टिकल वाले की वजह से जो फ्लक्स है वो 0 है और हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से फ्लक्स आपको दिख रहा है। ठीक, अब चलिए, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, sir. ओके। नाउ अब आते हैं जरा सी वाले का आंसर बताइए जल्दी से मुझे। बताइए एरिया वेक्टर क्या आ गया? एरिया वेक्टर विल बी एस, और एरो देखिए एरिया वेक्टर का ऊपर की तरफ है, Yes, sir. I एरिया cap. वेक्टर का ऊपर आई कैप प्लस आई J कैप, प्लस आई कैप नहीं जे कैप होगा, जे कैप ऊपर की तरफ जे कैप। Sir, J cap होगा. और व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? BH I cap. BH आई कैप माइनस वर्टिकल B BV J अब cap. जे को इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा जब मैं फ्लक्स, तो 0 हो जाएगा, प्लस बल्कि माइनस जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, And minus. माइनस हो जाएगा। इट विल बी माइनस BV इंटू S इंटू, ये आंसर फाइन। Yes, sir. SPV आंसर है, SPV आ जाएगा। तो ये हमारा फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। चलिए अगर टॉपिक की तरफ चलते हैं तो सर हमने फ्लक्स कैलकुलेट, जी फिर से क्या बोले? सर एक बार रिपीट करवा दो इसको। अच्छा थर्ड वाला, तो आपने एरिया वेक्टर निकाला है। देखिए एरिया वेक्टर कहाँ पे? ये एरिया वेक्टर, ये एरिया ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? ऊपर की तरफ। तो जे कैप लिख दिया मैंने, Yes, एस जे sir. कैप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एच एक तो हॉरिजॉन्टल में, दूसरा नीचे की तरफ जे कैप। तो BH आई कैप माइनस BV जे कैप, जे का मतलब वाई, ये आ गया। फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं आप? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो आई वाला तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई है नहीं 0, तो 0 इंटू BH हो जाएगा क्या? जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? आई को जे से, तो ये हो जाएगा 0 इंटू BH माइनस Yes, S इंटू B, तो ये तो 0 हो गया, खत्म। आ जाएगा माइनस S इंटू B। यस सर। ठीक, बस ये है आपके पास। तो SBV माइनस के साथ आएगा, माइनस बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज ओनली ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड BV से, और बी वाले केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट वाज ओनली ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉ पे, दैट इज व्हाट? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नोट कर लिया क्या? तीनों डायग्राम बनाइए और ये सॉल्यूशन लिखिए, तीनों डायग्राम बनाइए और सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से। जी लिख लिया, बना लिया? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए सभी लोगों ने तीनों डायग्राम बना लिया जैसे मैंने बनाया है, पूरा डायग्राम एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है।
फाइन, Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडेज लॉ, दिस लॉ इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटली बेस्ड। फैराडेज लॉ, मैक्सिमम लॉ जो साइंस के वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिवाइड करें तो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ। पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ डेटा कलेक्ट किया गया, उस डेटा के आधार पे एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम फ्लक्स चेंज करें तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। और आई होप ईएमएफ आपको पता होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैंने पीछे पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ फर्क होता है। तो पहला चीज, Yes. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी कंडक्टर का, जाहिर सी बात है कंडक्टर की बात होगी, इंसुलेटर की तो बात होगी लेकिन नॉन कंडक्टर्स की, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कंडक्टर इज चेंज्ड, अगर किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड तो क्या होगा, देन ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा कंडक्टर में, ईएमएफ प्रोड्यूस। और क्या ये ईएमएफ कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहेगा या कुछ कंडीशन है ईएमएफ प्रोड्यूस होने की, कब तक प्रोड्यूस होगा, बोलो यार, एकदम सन्नाटा है क्या, ऐसा ओनली फॉर द टाइम व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग, सिर्फ उतनी ही देर तक प्रोड्यूस होगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा, व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स इज चेंजिंग। यानी सिंपल सी बात, अगर एक लाइन में लिखे तो फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या पैदा हो जाएगा, EMF। यही फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, फ्लक्स के तीन फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तीन रास्ते हैं। या तो आप बी को चेंज कर दो, यानी आप उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या आप मैग्नेटिक फील्ड के बजाय एरिया चेंज कर दो, या आप थीटा चेंज कर दो। थीटा कैसे चेंज कर दो, उसको घुमा कर, घुमा के, yes, sir. घुमाओगे तो थीटा चेंज होगा, रोटेट कर दो। सो देयर आर थ्री वेज टू प्रोड्यूस ईएमएफ। वन इज द, आप मैग्नेट को आगे पीछे ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दो, आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही जाने दो, आप उसका एरिया घटा बढ़ा दो। तीसरा क्या है, आप ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो ना आप एरिया चेंज करो, व्हाट यू चेंज, यू रोटेट इट, और जब रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे चले। Yes, Yes, sir. sir. सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ कैलकुलेशन, जैसे आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, यही तो बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कितना एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। उसी तरह फैराडेज फर्स्ट लॉ तो स्टेटमेंट है, एक थ्योरी है, एक बात है जो कि प्रूफ हो चुकी है। फैराडेज का सेकंड लॉ जो होता है, फैराडेज का सेकंड लॉ वो कैलकुलेट करवाता है कि कितना फ्लक्स चेंज करने पे कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो फैराडे ने कंक्लूड किया कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। d∅dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस नंबर ऑफ टर्न्स d∅dt। तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे, जितनी तेजी से चेंज करेंगे, स्पीड ज्यादा होगी तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज आना। तो इन्होंने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux. एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ठीक। Yes, sir. अगर आप एवरेज ईएमएफ निकालना चाहेंगे बेटा, एवरेज ईएमएफ निकालना चाहेंगे, एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, इसी को डेल्टा बना लेंगे। डेल्टा का मतलब आप समझते होंगे फाइनल माइनस इनिशियल, Yes, sir. ये बन जाएगा माइनस एन। तो एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो सिंपल ∅2 माइनस ∅1 अपॉन d2 माइनस d1 कर देंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होगी तो डिफरेंशिएट कर देंगे, Differentiation. ठीक है। सो ये तो आपको मिल गया ईएमएफ एट एनी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देगा कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो दैट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस किसी एक मोमेंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस, फाइन। Yes, sir.
ओके चलिए, ये दोनों इससे फैराडेज लॉ खत्म हो गए। तो पहला लॉ समझना है, दूसरा लॉ समझना है बेटा। Yes, sir. एक मिनट, जस्ट प्रिया मैम की कॉल आ रही है, लेट मी सी व्हाट शी से। चलिए, आप लोगों के लिए एक न्यूज है, पता नहीं आपको अच्छा लगे बुरा लगे। तो हिमांशु सर इज नॉट अवेलेबल, तो मैम कह रही थी कि सर आप दूसरा क्लास भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, आपको 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा और फिर क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे 8-8 बजे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि क्लास टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। Yes, sir. तो ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा, आई होप आपको बस ये पूरे चैप्टर का बेसिक ही है। फैराडेज लॉ में क्या बोला कि अगर ईएमएफ चेंज, फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ पैदा होगा, कितना ईएमएफ पैदा होगा, -NdΦ/dt। हो गया कंप्लीट? Yes, yes, sir. चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो ये बताओ, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा, क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर? Under. अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब हम आपसे ये पूछे कि एक सर्कुलर लूप है और ये लाइन है मेरे पास, ये लाइन को मान लेता हूँ ए और ये लाइन को मान लेता हूँ क्या, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा इस कंडक्टिंग लूप वाले थे आयरन करेंगे, तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा कि क्या? अगर होगा तो कब तक पैदा होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों? सोच लीजिए, होगा Sir, सोच लीजिए। होगा. अजान हो रही है, मैं आप लोग सोचते रहिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो सोच लिया आपने इस रिंग का साथ क्या होगा। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने की कंडीशन क्या है? जब फ्लक्स चेंज होगा, तो जब ये रिंग अंदर जाना शुरू करेगा, तो अभी तो फ्लक्स क्या है? 0 है क्या? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स क्या है बेटा? 0। जैसे ही ये अंदर जाएगा, एंटर होना शुरू होगा, व्हाट विल हैपन? फ्लक्स क्या होगा? 0 से फ्लक्स इंक्रीज होगा क्या? Increase होएगा. Yes, sir. यानी 0 से उसका मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू करेगा, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज हुआ क्या? Yes, sir. तो ईएमएफ पैदा होगा। Yes, sir. ओके, अब ओके, इसका मतलब जब तक इंटर, एक बार जब ये पूरा का पूरा इंटर कर गया बेटा,
अब जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो अब तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। यस तो सर। अब ईएमएफ पैदा होगा क्या? नहीं। बोलिए। नो नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होने की बेसिक कंडीशन ये है कि फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए। तो जब तक ये इंटर हो रहा है तब तक तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। वंस इट इंटर्ड कंप्लीटली देयर विल बी नो फ्लक्स चेंज एंड द ईएमएफ विल बी जीरो। फाइन, तो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब जब ये बाहर निकलेगा कोई बता सकता क्या होगा? फ्लक्स तो डिक्रीज। पहले तो जीरो से तो फ्लक्स फ्लक्स डिक्रीज इंक्रीज हुआ, होएगा और फिर ये Decrease, जीरो ही हो हाँ। जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो बेसिकली पहले फ्लक्स जीरो से इंक्रीज हुआ तो चेंज हुआ, मतलब ईएमएफ पैदा हुआ यहाँ पे। ईएमएफ ड्यूरिंग एंट्री, जब तक इंटर करा तब तक ईएमएफ कांस्टेंट। तो क्या होगा? ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। जीरो आफ्टर कंप्लीट, जब पूरा इंटर हो गया, पूरा इंटर होने के बाद अब तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया ना। तो आफ्टर कंप्लीट एंट्री फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। जीरो। तो उसका Yes. मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ चेंज होना बंद हो गया। जीरो। तो यस। ओके, तो इट विल बी जीरो आफ्टर कंप्लीट एंट्री। कंप्लीट एंटर होने के बाद, आफ्टर कंप्लीट एंट्री व्हाट हैपेंस? फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। ईएमएफ क्या हो गया? जीरो। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट से फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा क्या? क्योंकि जब वो Yes, निकलना शुरू हुआ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? फिर चेंज हुआ। यस। तो अब फिर ईएमएफ पैदा होगा। इसका मतलब दो बार ईएमएफ पैदा होगा, एक बार जब एंट्री हो रही होगी और एक बार और जब एक एग्जिट बार हो रहा जब एग्जिट होगा ईएमएफ। ठीक है, तो इसका मतलब हम तीसरा केस लिख सकते हैं, ईएमएफ होगा ड्यूरिंग एग्जिट। एग्जिट। ठीक है बेटा। तो ईएमएफ का अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं ईएमएफ वर्सेस टाइम का, ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो हम कुछ ऐसा ग्राफ बना लें क्या? जब तक इंटर हो रहा है तब तो थोड़ा सा फ्लक्स मिलेगा ईएमएफ, उसके बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। और फिर एग्जिट करते वक्त अब, लेकिन अब जो ईएमएफ मिलेगा मुझे अपोजिट डायरेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, अब फ्लक्स क्या होगा? घट रहा है। तो जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा अपोजिट जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? बोलिए। यस। तो ये क्या है? इंटर, दिस इज इंटर एंड दिस इज एग्जिट। एग्जिट, और ये क्या है? इंसाइड। फाइन बेटा। यस। अच्छा, अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाऊं, फ्लक्स का देखना जरा, फ्लक्स का तो फ्लक्स पहले जीरो है और जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, फिर फ्लक्स क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। और प्लीज घट, फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो जहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है वहां पे ईएमएफ पैदा होगा, जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। और जब फ्लक्स घट रहा है, ठीक है, तो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो दोनों ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यस। चलिए नोट Yes, करिए, sir. मजेदार था क्वेश्चन। यस। नोट करो जरा इसको। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। सर एक मिनट रुको, मतलब यस सर हो गया। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर बताइए। पढ़िए जरा, क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर क्वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स। सभी लोगों ने ये क्वेश्चन नोट किया क्या बेटा? ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ और ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया Yes, और sir. फैराडेज लॉ, फैराडे का लॉ है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद मुझे ये वाला आंसर बताइए क्या होगा। एनसीईआरटी का 6.3 एग्जांपल है, कह रहा है सर्कुलर टाइम है, रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, और विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर ये मेरे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कह रहा है ना विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वर्टिकल प्लेन। हाँ मतलब वही है, बिल्कुल सही। यानी कि ये जो मान लो ये कॉइल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो वो जो रखा गया है
वो लूप वो ऐसे रखा गया, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में रखा गया, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए अब कह रहा है कि उसको रोटेट किया, आपको रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ पैदा होगा तो करंट पैदा हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो, सर्किट कंप्लीट नहीं तो ईएमएफ तो पैदा होगा लेकिन करंट पैदा नहीं। तो कह रहा है कितना ईएमएफ होगा कितना करंट होगा। ओके, तो φ1 निकालिए, φ2 निकालिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो मैं ये मान लेता हूँ BH हो गया, ये मेरे पास हो गया, मेरे पास दिस इज माय लूप। ठीक, तो पहला मान लेता हूँ φ1, मान लेते एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो φ1 क्या जाएगा बेटा, B A cos 0। cos और 0 अब ये कह रहा है कि आपने उसको 180 डिग्री घुमा दिया, घुमा दिया मतलब घुमा के ऐसे, 180 डिग्री, इसको ऐसे घुमा दिया, फाइन। तो 180 डिग्री घुमाएंगे इसको, तो अब एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, तो अब थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री हो गई, 1 तो फाइव हो गया B A cos 180, और cos ये तो हो गया प्लस B है, cos 0 1, और ये हो गया क्या, माइनस cos 180 माइनस। -1 तो अगर मैं पूछूं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to माइनस नंबर ऑफ टर्न्स yes sir φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम। तो φ2 मेरे पास कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेंगे माइनस बी है, और φ1 दे रखा प्लस बी है, अपॉन टाइम जो टाइम दे रखा है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या ये माइनस प्लस, तो ये 2nba हो गया क्या, 2nb yes sir ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और आपके पास टाइम दे रखा है। एरिया में निकाल सकता हूँ, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा उसका πr², रेडियस को मैं 0.1 लिख सकता हूँ, रेडियस 0.1, तो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 3.14 इंटू 0.01, मतलब हो गया 0.031 मीटर स्क्वायर। ठीक, यस सर। चलिए सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताएं। तो 2 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 500, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दे रखी 3 × 10⁻⁵, और एरिया मैंने ऊपर निकाल लगा 0.031। इसको डिवाइड करिए, टाइम कितना दे रखा 0.5। चलो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताओ जल्दी, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, टेल मी द आंसर एवरीवन। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सीधा आंसर पूछूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1000 और 1000 × 5 into 3 into 10⁻⁵ ठीक है। तो मुझे तो आंसर मिल गया, आप लोग जल्दी बताया जाएगा, सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी। एक रफ वैल्यू बताएं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो मेरे अकॉर्डिंग आ रही है वाली 3.7 Yes, into sir. 10⁻³ 3 ओके, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू वोल्ट Yes, sir. 10⁻³ so 3.8 आ गया अप्रोक्स ठीक है, करके approximately 3.8 into 3.7 10⁻³ सर मेरा भी 3.7 ही आया। 10 इट्स ओके, इट्स ओके, 3.7 के अराउंड मान लेते हैं, ये आंसर आ गया, फाइन। अब ईएमएफ आ गया, करंट क्या होगा बेटा, यू नो सर्किट कंप्लीट है, क्लोज लूप है, तो आपको पता होगा जब सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट पैदा हो जाएगा। तो yes sir E over तो कह रहा है उसमें कितना करंट होगा, तो यू नो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे हम, I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन E over R ईएमएफ और आ जाएगा। सो ईएमएफ हमने निकाल लिया, हाउ मच इज दैट 3.7 into 10⁻⁵, और रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये आ जाएगा, इट विल बी 1.67 समथिंग 1.65 into 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। कभी कभी पूछेगा चार्ज फ्लो बताइए, चार्ज कितना फ्लो करेगा, हाउ मच चार्ज इट विल फ्लो, कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो चार्ज फ्लो पूछेगा कि हाउ मच चार्ज फ्लो, तो जरा देख लेते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा चार्ज फ्लो, तो आप लिख सकते हैं, देखिए बेटा I इज इक्वल टू Q/T लिख सकते हैं, यस सर। और आपको पता है E इज इक्वल टू डेल्टा φ/T लिख सकते हैं।
Yes, तो sir. अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, आई की जगह मैं लिख दूं क्यू बाई टी और ईएमएफ की जगह लिख दूं डेल्टा फाई बाई टी इंटू आर। तो टी से टी कैंसिल, मुझे चार्ज का फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। एक तो ये तरीका है अगर मुझे फ्लक्स दे रखा है डेल्टा फाई बाई आर गया, और दूसरा तरीका क्या है, आई चार्ज का दूसरा तरीका क्या है, या फिर Q इज इक्वल टू आई टी निकाल ले। करंट आपने निकाल लिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये वाला तरीका आसान है। तो फ्लक्स चेंज मुझे पता है कितना है, 2 NBA निकाला था मैंने। फ्लक्स चेंज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया 2 NBA अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये मुझे दे देगा कितना चार्ज फ्लो करेगा, मींस द चार्ज व्हिच विल फ्लो इन द कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो तीन चीजें हमने निकाली, ईएमएफ निकाला, ईएमएफ से करंट निकाला, और हमने क्यू निकाला। फाइन, नोट कर लिया क्या बेटा आप लोग? Yes, sir. चलिए जल्दी से ये डेटा नोट करिए क्वेश्चंस का। ये वाली स्लाइड नोट हो जाए तो आगे वाली स्लाइड दिखाता हूँ। Yes, sir. नोट इट डाउन। सभी ने नोट कर लिया ये वाला स्लाइड, डेटा नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, अब इसको नोट करिए जरा, नोट डाउन दिस। नोट इट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे नमाज भी पढ़नी है और अब क्लास को एक्सटेंड भी करनी है, तो we will take a 10 मिनट के गैप के बाद फिर मिलेंगे। Yes. Yes, sir. फाइन, तो बैटरी अगर आप एक लेते हैं, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैटरी के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ होता है, लेकिन करंट नहीं होता क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। फाइन, लेकिन जैसे ही आप इस सेल को या बैटरी को किसी सर्किट से कंप्लीट करते तो ईएमएफ तो था ही, और उस ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट भी पैदा हो जाता है। उसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल एक रिंग लिया जो कि कटा हुआ है और आप एक मैग्नेट को उसको आगे पीछे करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज इसके क्रॉस ईएमएफ पैदा हो जाएगा क्या? लेकिन Yes, sir. करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ईएमएफ तो होगा यहाँ पे, लेकिन करंट क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम आप करते हैं क्या, एक क्लोज सर्किट, क्लोज लूप लेके, और एक मैग्नेट को आप आगे पीछे कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो वो ईएमएफ क्या, करंट भी प्रोड्यूस कर देगा। Yes, sir. तो बेसिकली प्रोड्यूस क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ की वजह से करंट पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है सर्किट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। Yes, sir. ठीक है, अब आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में क्या बोलता था कि अगर आप किसी चार्ज को या करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का डायरेक्शन किससे निकालते थे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे आप कि अगर किसी भी कंडक्टर का हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो उसमें करंट पैदा होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय व्हाट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो वहां पे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच इज नोन एज लेंज लॉ। लेंज लॉ, चलिए बताते हैं लेंज लॉ क्या होता है। बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। तो पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था आपने, किरचॉफ जंक्शन लॉ पढ़ा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ा था आपने, पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होता है, और किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। उसी तरह लेंज लॉ बेस्ड होता है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक लॉ, आगे देखेंगे कैसे, आगे देखेंगे कैसे। व्हाट डज इट से? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रूव करता है, एक्सपेरिमेंटल भी थ्योरेटिकल भी है। व्हाट डज इट से कि अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल बेटा एक बात सुनिए, ये आपने लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने लिया एक लूप और यहां से एक मैग्नेट लिया, और आप इस मैग्नेट को बेटा इसके पास लेके जा रहे हैं,
इसका फ्लक्स चेंज होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। Yes, sir. अच्छा, सर्किट कंप्लीट है तो ईएमएफ पैदा होगा तो करंट होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये क्या हो, जब वो करंट पैदा होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. होगी। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। किसी का बहुत ही अजीब सी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, जो है यार वो अपने आप को म्यूट कर ले, whoever is he or she, और या तो अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन होने लगेगा। देखिए सर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ने फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज से ईएमएफ पैदा हो, ईएमएफ से करंट पैदा होगा, और वो करंट फिर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। यानी दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड हो गए क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका, बार मैग्नेट का, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल, जो बाहर से एक्सटर्नल का, और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि आपने जब ईएमएफ पैदा किया बेटा, ईएमएफ की वजह, सॉरी फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स से क्या पैदा, ईएमएफ, ईएमएफ से क्या हुआ, करंट। और आपने अभी थोड़े दिन पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड, क्या ही अजीब बात है ना, कैसा मजेदार चीजें चल रही है। ओके फाइन। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो यहां से आपको पता है करंट कैरिंग लूप में अगर करंट होता है तो या तो वो नॉर्थ पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट, और साउथ पोल का मतलब Clockwise current. क्लॉकवाइज करंट। अगर मैं इधर से खड़ा होकर देखूं, मान लो यहाँ से, तो अगर ये साउथ पोल बन गया बेटा, मान लेते हैं साउथ पोल, चलो मैं आगे दिखाता हूँ। सपोज साउथ पोल बन गया तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा क्या, यस सर। अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, यस Yes, सर। sir. इसका मतलब एनर्जी गेन हो रहा है। यस सर। तो एनर्जी मिला कहाँ से उसको, ये तो अजीब बात होगी, मतलब अपने आप एनर्जी गेन हो रही है बिना दिए, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब उसको कौन सा पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, Pole. ताकि वो उसको रिपेल करे। जब वो उसको रिपेल करेगा तो आप उसको धक्का दोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर वो साउथ पोल बन गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। क्यों, अगर वो साउथ पोल बना यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी, और उसको बढ़ा कौन रहा है, कोई नहीं, कोई भी नहीं. कोई भी नहीं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा, नहीं पॉसिबल है। तो लेंस ने एक साइंटिस्ट का नाम था, दोस्त था मेरा वो, इत्तेफाक की बात है वो चला गया, मैं बच गया है। तो व्हाट हैपेंस कि इसका मतलब इसको कौन सा पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, नॉर्थ पोल बचेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूं, मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और आपने इसको साउथ पोल को पास लेकर आ, जरा इधर से यहाँ क्या कौन सा पोल बन सकता है, North. अगर वो नॉर्थ बनेगा, तो यार अट्रैक्ट कर लेगा, Attract हो अट्रैक्ट जाएगा. करेगा तो स्पीड बढ़ाएगा तो एनर्जी बढ़ाएगा, और एनर्जी बढ़ सकती नहीं, अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, मतलब उसको रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल करने South के लिए कौन सा pole. पोल बनेगा? South pole. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये दूर जा रहा है, और यहाँ पे पोल है, कौन सा पोल बनेगा? North pole. ओके हाँ, अब दूर जा रहा है। अगर ये साउथ पोल बनेगा बेटा तो साउथ को रिपेल करेगा, Yes, sir. Yes, स्पीड sir. बढ़ने लगेगी, Yes, sir. स्पीड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, और अपने आप एनर्जी बढ़ नहीं सकता, मतलब अब कौन सा बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। North pole. कंक्लूजन क्या है कि अगर ये पास आ रहा है तो उसको रोकेगा, और अगर दूर जा रहा है तो भी रोकेगा। समझना है क्या, मतलब कि स्पीड Yes, बढ़ने sir. नहीं देगा, मतलब कि स्पीड बढ़ने नहीं नहीं देगा। देगा. तो अगर पास आ रहा है तो आने नहीं देगा, और दूर जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा। जाने नहीं अजीब देगा। व्यवस्था, क्या ही जिंदगी को मुसीबत बना देता Yes, है ना। sir. एक तरफ कर दो भाई, या तो sir. आने दो या तो जाने दो। ये क्या तरीका है कि आ रहे हैं तो आने नहीं दे रहे हो, और जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे. ये तो नाइंसाफी हो गई ना। Yes, sir. ये तो भाई ये दिस इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन क्या करें, लॉ तो ऐसे ही बना है। तो लेंस लॉ के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि द नॉर्थ पोल इज कमिंग क्लोजर, कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर साउथ पोल पास जा रहा है तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगा फौरन, ताकि खींच ले। तो हिंदी में बोले तो ना जाने देंगे ना आने देंगे, क्या
न जाने देंगे, और- न जाने देंगे ना और आने हम देंगे। और हम तुम्हारे पर जुल्म करेंगे, है ना। न जाने देंगे, Yes, sir. न जाने देंगे, ना आने देंगे। आने देंगे। आओगे तो भगा देंगे और भागने लगोगे तो रोक लेंगे, Continue. फिर तुम वापस आओगे फिर भगा देंगे। तो एक ऐसी चीज में फंस गए कि बस रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचे। ठीक है, तो ये बेस्ड है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हिंदी में बात। इसको थोड़ा सा फैंसी सा वर्ड देते हैं ना, जानते हैं कि ये लोग बोरिंग बोरिंग से वर्ड भी देने पड़ते हैं। पहला काम है समझना। अब चले थोड़ी सी अंग्रेजी बोली जाए। Yes, sir. ये तो हो गया समझने वाली बात, फील करने वाली बात। आइए थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी जाए, जरूरी है यार वो भी लिखना, क्या करें मजबूर। यस चलिए लिखिए लिखिए। अब लेंस लॉ बोलता क्या है, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। इट सेज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, बहुत खतरनाक अंग्रेजी बोलेंगे, समझ लेना। द sir. डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ द फ्लक्स। यानी Yes, sir. इंड्यूस्ड करंट ऐसा पैदा होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यानी फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, और घट रहा है तो बढ़ाने बढ़ाने की। मतलब अगर मान लो मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो क्या करेगा, रोकेगा। बताएगा। और अगर दूर जा रहा है, घट रहा है, तो क्या करेगा, कहाँ जा रहे हो सर, वापस आओ। और जब आप आने लगे तो फिर मार निकल यहाँ से। तो दिस इज बेसिकली लेंजेस लॉ, कि ये क्या करेगा, अपने कॉज को ये अपोज करता है। बढ़ रहा है तो घटा रहा है, घट रहा है तो बढ़ा रहा है। तो दिस इज द लेंस लॉस। चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए। तो नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो साउथ पोल, साउथ पोल करीब आ रहा है तो नॉर्थ पोल। फाइन। यस तो बेसिकली एक लाइन में बोले तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू अपोज द फ्लक्स चेंज। फ्लक्स के चेंज को, मतलब बढ़ने वाले को घटाने की कोशिश, घटने वाले को बढ़ाने की कोशिश। मतलब वो क्या चाहेगा, तुम जहां खड़े हो वहीं पे रहो। कीप योर फ्लक्स कांस्टेंट। हिम्मत मत करना मेरे पास आने की, और पास आने की कोशिश की तो जाने की कोशिश मत करना। एकदम फिल्मी डायलॉग मार दिया क्या मैंने? नहीं सर, अच्छा है। यस सर। चलो चलो बहुत हो गया बकवास, आगे लिखते हैं। तो लेंस लॉ बोलता है क्या, तुमको लोग को ये वाला ज्यादा समझ में आएगा ना, अपने जीवन से रिलेट तो नहीं कर लिया लेंस लॉ। क्या ही पता है सर, आज तो आपने हमारी जिंदगी का एकदम दुविधा वाली ये समय ऑडिबल। Sir. ठीक है चलिए, लाइट भी चलेगी। मैं बस ये एक लॉ पढ़ा के अब, बिकॉज इतने अंधेरे में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तब उस वक्त जा रहा था। सी व्हाट डज इट से, कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be such that current will be such that, कैसा होगा वो, कैसा होगा, नहीं नहीं, वो इंड्यूस करंट कैसा अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, फ्लक्स के। Effect of current. The direction of induced current will be such that it will oppose the, चलो लाइट भी आ गई, वाह वाह क्या बात है, oppose the फ्लक्स चेंज। तो अगर नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो कौन सा पोल बन जा रहा है, North. बोलना। नॉर्थ पोल बने। अरे भाई साउथ बनेगा तब तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, नॉर्थ करीब आया तो क्या बन गया, नॉर्थ। Not. ठीक है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, यानी फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, जाने देंगे क्या, जाने देंगे क्या, नहीं नहीं, कहाँ नो सर। नहीं, रुको सर इसके साथ अब इधर यार। चलो साउथ पोल ने कहा ठीक है, अच्छा तुम हमको जाने नहीं दे रहे हो, आ जाने तुम्हारे पास। तो अब क्या बोला, आने भी नहीं देंगे, वहीं रुको। नॉर्थ।
ठीक है। अरे नॉर्थ बनाएंगे सर तब तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर लेंगे और पूरी एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगी। फाइन, Yes, sir. क्लियर Yes, हुआ sir. समझ में आया? Yes. देखिए Yes, इस sir. बात को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड तक ही रखिएगा, इससे आगे मत जाइए, Yes, समझ रहे ना? sir. Yes, sir. जीवन से मत जोड़ दीजिए। खैर, तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैं मूव ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. अब देखते हैं जरा एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उससे पहले कुछ एक आध डिस्कस समथिंग। बहुत फनी टॉपिक है ना। हाँ बेटा, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ लग रहा है, तभी तुमको फनी लग रहा है। फाइन, तो फनी बना दिया जाता है। देखते हैं, अब मैं कह रहा हूं कि एक जो है ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है? Inside. Inside. वाह क्या बात है। मान लो एक सर्कुलर लूप है और ये अंदर जा रहा है, तो जैसे ही अंदर, इसमें आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा, ईएमएफ, कब? जब ये इंटर हो रहा होगा। एक बार जब पूरा इंटर हो जाएगा उसके बाद फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, फ्लक्स कौन, फिर ईएमएफ पैदा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और दोबारा ईएमएफ कब पैदा होगा? जब ये वो लीव करेगा मैग्नेटिक देख फील्ड। लेगा। तो चलो मुझे बताओ, अगर जब इंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा? Yes, sir. तो कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा होगा? अंदर जाने वाला फ्लक्स। इसका मतलब इनफ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना ही। तो इनफ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो लेंज लॉ के हिसाब से देखें तो व्हाट विल द लूप क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना चाहेगा? उसको मतलब डिक्रीज करना चाहेगा। इसका मतलब इनफ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। तो इनफ्लक्स डिक्रीज करने के लिए वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर. बाहर की बाहर की तरफ. तरफ। इट मींस इट विल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड वेरी गुड, इट विल प्रोड्यूस आउट फ्लक्स टू डिक्रीज इनफ्लक्स। अच्छा, तो मान लेते हैं डैश लाइन से, मान लेते हैं यहाँ पे। तो जब ये आउट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो बता सकते हैं आउट फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज, एंटी Anti-clockwise. वेरी गुड। आउट फ्लक्स का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो इंटर होते वक्त जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी व्हाट Anti-clockwise. एंटी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जब ये लूप अंदर इंटर होगा, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये पढ़ाने में आसान है लेकिन लॉजिक बहुत लगता है, लिखना कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है। तो आपने देखा सर ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने मतलब इनफ्लक्स बढ़ रहा है, उसको घटाना है, घटाने के लिए आउटफ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। आउट का मतलब कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी अब, क्लॉकवाइज. अच्छा अब जब इंटर हो गया तो फिर फ्लक्स तो जीरो होगा, कोई करंट नहीं होगा। वंस इनसाइड, एक बार अंदर घुस गया तो होगा फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट हुआ व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट हैपेंस, नो करंट, करंट विल बी 0. अब ये कह रहा है कि एग्जिट कर रहा है। अब जरा बताओ, एग्जिट हो रहा है तो एग्जिट होते हुए फ्लक्स घटेगा, कौन सा फ्लक्स? इनसाइड. Decrease. Clockwise. इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब कि मेरे को इसको बढ़ाना है, तो कैसा प्रोड्यूस करे, आउट या इन? तो इनफ्लक्स, इट विल In. प्रोड्यूस, ओके इट विल प्रोड्यूस, ये इनफ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस इनफ्लक्स टू इंक्रीज इनफ्लक्स। लेंस वाला यही तो बोलता है, टू इंक्रीज इनफ्लक्स। और आपको मुझे पता है कि इनफ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा, Clockwise. घुमाए अंदर की तरफ। तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा बेटा, Clockwise. ओके वेरी गुड। सीडब्ल्यू मतलब क्लास क्लॉकवाइज. अच्छा ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। यस सर. चलो Yes, आए sir. एनसीईआरटी क्वेश्चन पे, नोट Yes, करो। sir. फाइन, सर नोट कर रहे हैं। चलो नोट करो लॉजिक। Note. चले, यस सर।
चलो ये रहा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व करो। तीनों का डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन आप ABCD या BCD ऐसे बताइए ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? ABCD ऐसे करके पढ़िएगा, बनाइए, बताइए दोनों। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पास एक आंसर आ रहा है। व्हाट अदर्स आर सीइंग? चलिए पहले वाले डायग्राम में देखें तो ये जो ए वाला फिगर है बेटा, इन द फिगर ए व्हाट इज हैपनिंग? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये अंदर जा रहा है ना, तो क्या होगा? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इन द लूप। इस वक्त क्या हो रहा है, ये वाला लूप अंदर जा रहा है, तो अगर इसमें देखें तो इनफ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो प्लेन्स लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट होगा वो क्या करेगा? इसको Decrease करने की डिक्रीज कोशिश करेगा। करेगा। डिक्रीज करने के लिए कैसा प्रोड्यूस करेगा? आउटफ्लक्स। Clockwise. आउट प्रोड्यूस करेगा। आउट का मतलब Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। यानी इंड्यूस्ड करंट होगा वाया ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए बेटा, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकलना मतलब इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. इनफ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो लेंस लॉ के हिसाब से वो उसको बढ़ाना चाहेगा। Yes, sir. ठीक, तो लेंस लॉ से इसका मतलब
कैसा प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट कैसा होगा, बढ़ाने के लिए Clockwise. अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट जो होगा क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लो अंदर की तरफ। ओके, इसमें भी सेम पैटर्न होगा, Yes, sir. बाहर जा रहा है, Yes, बाहर sir. जा रहा है तो इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इनफ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब इंड्यूस करंट बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए कैसा करेगा, Clockwise. क्लॉकवाइज। यस, ठीक है। Clockwise. ओके, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कैसे कैसे क्या produce होगा। फाइन। Yes, Yes, sir. sir. अब क्लॉकवाइज का अगर आप नंबरिंग करो तो क्लॉकवाइज क्या होगा, ए सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो ए बी सी। A, B, C. अच्छा, इसमें देखें हमें क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब ए सी बी, A, B, C. ACBA. ए सी बी है। इसमें देख क्लॉकवाइज तो ए से शुरू करें तो ए बी सी डी, CDA. वापस आओ। ठीक है, ये है। चलिए चलिए, तो आई हैव सम वर्क आल्सो। आज केमिस्ट्री क्लास आपकी नहीं होगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो दैट्स व्हाई आई एम लिविंग यू हियर नाउ, बिकॉज मुझे एक अर्जेंट काम भी था। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और ये इंशाल्लाह दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड वेरी सून। बहुत आसान चैप्टर है, आसान लगा क्या? Yes, sir. लेकिन बहुत आसान ज्यादा. इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है, Yes, sir. आपको Yes. पता है, वरना मुझे फ्लक्स पढ़ाने में एक लेक्चर लग गया, याद करिए जरा, जब मैंने तो स्टडी पढ़ाया, जी सर। ठीक है। तो वो जो अब आप मैंने बोला ना कि अब आगे के चैप्टर्स फटाफट फटाफट कंप्लीट होंगे, तो 2 लेक्चर और लेंगे और ईमअप खत्म, फिर 2-3 लेक्चर और लेंगे, एसी खत्म। सर वो साइक्लोट्रॉन का है क्या? साइक्लोट्रॉन बना दूंगा, आप मुझे जैसे आज याद दिला रहे हैं उसी तरह मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने, एक साइक्लोट्रॉन पढ़ाना है प्लस पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वाली थ्योरी पढ़ानी है, ठीक है। Yes, दोनों sir. एक दिन पढ़ाने का, आप Yes, मुझे sir. उसी तरह मुझे किसी दिन याद दिला दीजिए। सर पर हम टेस्ट ये पेपर पढ़ाया आप था कब ना, तक सॉल्व करवाएंगे? आई मीन क्या चीज? ये जो वो सैंपल मॉडल पेपर टेस्ट। आपने, अच्छा ट्यूसडे ना, तो थर्सडे को कर देते हैं, यस ठीक है। चलिए, सर, इस संडे को हमारा टेस्ट भी हुआ था, उसके क्वेश्चंस भी है। संडे को टेस्ट हुआ था ना, तो थर्सडे को दोनों, यस ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. Till then, good evening all of you. Good evening, sir. सर। एनसीईआरटी बुक से इसको जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में मुश्किल से 15-10 पेज की थ्योरी है, जितना मैंने पढ़ाया आप नॉवेल की तरह पढ़ोगे, सब समझ में आएगा, आई गारंटी। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. गुड इवनिंग, Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग।